बिस्मिल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एपी डीएससी या फिर टेट कम टीआरटी 2023 की पहली क्लास, जो कि बिल्कुल फ्री है। देखो, आज की जो ये वीडियो है, एपी टेट डीएससी टीआरटी सीटेट के साथ साथ जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स या फिर जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स इंडिया के अंदर कंडक्ट करवाए जाते हैं, उन सब के लिए यूज़फुल, फ़ायदेमंद और बेनिफिशियल होने वाली है इंशाल्लाह। ओके, क्योंकि हमारे एपी के जो टेक्स्ट बुक्स हैं या के एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, और एनसीईआरटी आकर सेंट्रल लेवल पर सिलेबस बनाती है और इसका सिलेबस आके नेशनल वाइड फॉलो किया जाता है। तो हमारे जो एपी का जो सिलेबस है या के ऑलमोस्ट आके नेशनल लेवल का सिलेबस है। तो नेशनल मतलब इंडिया के अंदर जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स होंगे या फिर जितने भी टीचिंग नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स होंगे, उन सब के लिए आज की जो ये वीडियो है यूज़फुल, बेनिफिशियल और फ़ायदेमंद होने वाली है इंशाल्लाह। ओके, देखो, आज हम 6th क्लास का जमात शशम का समाजी इल्म पढ़ने वाले हैं। 6th क्लास का सोशल स्टडीज़ पढ़ने वाले हैं। देखो, 6th क्लास के सोशल स्टडीज़ में जमात शशम के समाजी इल्म में पहले के जो 4 लेसन्स हैं, इसमें आके जियोग्राफ़ी बताई गई है, और उसके बाद के जो 4 लेसन्स हैं उसमें हिस्ट्री का तारुफ़ करवाया गया है, और उसके बाद के जो 2 लेसन्स हैं उसमें आके पॉलिटी समझाने की कोशिश की गई है, और आखिरी के जो 2 लेसन्स हैं उसमें इंडिया का जो आर्ट, कल्चर और रिलीजन है, इसे बताने की एक छोटी सी कोशिश की गई है। तो आज हम जमात शशम का जो समाजी इल्म है, जो 6th क्लास की सोशल स्टडीज़ है, उसका पहला लेसन देखने वाले हैं, जिसका नाम है आवर अर्थ इन द सोलर सिस्टम, निज़ाम शमसी में हमारी ज़मीन। देखो, आज की जो क्लास है ये आके बाईलिंगुअल होने वाली है। बाईलिंगुअल मतलब दोनों लैंग्वेजेस में आपको ये जो कंटेंट है देखने को मिलेगा। एक साइड होगा अंग्रेज़ी में और दूसरी जानिब होगा उर्दू में। देखो, हर लेसन की शुरुआत में ही आपको इस तरह एक बॉक्स नज़र आएगा, जिसमें आके लर्निंग आउटकम्स दिए जाते हैं, जिसमें आके इक्तसाबी नताइज दिए जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे डीएससी एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि ये जो हमारा लेसन होगा 10 से 15 पेजेस का, इसमें घुमा फिरा कर ये 4-5 बातें ही बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। ओके, देखो, अगर आपने ये 10-15 पेजेस भी पढ़ लिए और ये जो लेसन है ये भी कंप्लीट से पढ़ लिया, फिर भी अगर आपको ये 4-5 बातें समझ में नहीं आई हैं, तो इसका मतलब आप ये बात ज़रूर समझ जाना कि आपने ये जो लेसन है, ये जो चैप्टर है, इसे ढंग से नहीं पढ़ा है। तो चलो भैया, ये जो लेसन है इसका पहला ही पॉइंट समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। इसका पहला ही लर्निंग आउटकम, पहला ही इक्तसाबी नताइज क्या है, यहाँ पर देखो, फल की अजसाम के बारे में फ़हम हासिल करना। यहाँ पर देखो, अंडरस्टैंड द सेलेस्टियल बॉडीज़। देखो, सेलेस्टियल बॉडीज़ को समझाने के लिए हमारे टेक्स्ट बुक्स में एक माइंड मैपिंग दी गई है। चलो भैया, उस पर नज़र डालते हैं। देखो, यहाँ पर ये रहा माइंड मैपिंग ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज़। ये आके फल की अजसाम का माइंड मैपिंग है। इसके ज़रिए ये जो हमारा टेक्स्ट बुक बनाने वाला है, आपको ये बात समझाना चाह रहा है कि फल की अजसाम एक्चुअली में होते क्या हैं। देखो, टेक्स्ट बुक बनाने वाले भाई साहब ने इसमें एक छोटी सी गड़बड़ कर दी है। अगर आपने गौर से इस माइंड मैपिंग पर नज़र दौड़ाया होगा, तो आपको आसानी से वो जो गड़बड़ है वो आप आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। यहाँ पर देखो, इसने प्लैनेट्स लिखा है और उसके नीचे एग्जाम्पल में इसने अर्थ लिखा है। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर इसने सैटेलाइट्स लिखा है और उसके नीचे एग्जाम्पल में इसने मून लिखा है। देखो, उर्दू में देखो, यहाँ पर सैयारे लिखा है, उसके नीचे ज़मीन लिखा है, यहाँ पर सयारचे लिखा है और उसके नीचे चाँद लिखा है। तो बिल्कुल इसी तरह से इसे क्या करना था, यहाँ पर सन को निकाल देना था, यहाँ पर सूरज को निकाल देना था, और उसकी बजाय, सन की बजाय इसे लिखना था स्टार्स, STAR स्टार्स, और यहाँ पर उर्दू में इसे लिखना था सितारे, और इसके नीचे एक एरो डालकर सूरज इसे लिखना था। ओके, इसके नीचे एरो डालकर इसे लिखना था सन। क्योंकि यहाँ पर देखो, प्लैनेट्स का एग्जाम्पल है अर्थ। ओके, बिल्कुल इसी तरह से सैटेलाइट्स का एग्जाम्पल है मून, तो बिल्कुल इसी तरह से स्टार्स का एग्जाम्पल सन है। ओके,
तो माइंड मैपिंग में करेक्शन करने के बाद चलो भैया ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ है, ये जो फल्की अजसाम है, इसका डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं। ये रहा इसका डेफिनेशन। देखो यहाँ पर इसने क्या कहा है, सूरज, चांद और रात के आसमान में चमकने वाले तमाम अशिया को इसने फल्की अजसाम कहा है। अंग्रेजी में देखो, द सन, द मून एंड ऑल दोस ऑब्जेक्ट्स दैट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। देखो यहाँ पर जो फल्की अजसाम की डेफिनेशन बताई गई है, ये इतनी एक्यूरेट डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि देखो हम सब जानते हैं कि आधे से ज़्यादा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आके रात के आसमान में चमकते नहीं हैं। ना ही रात के आसमान में चमकते हैं, ना ही दिन के आसमान में चमकते हैं। फॉर एग्जांपल प्लैनेट्स लो, प्लैनेट्स भी ना ही कभी दिन के आसमान में चमकते हैं, ना ही कभी रात के आसमान में चमकते हैं। एस्ट्रॉयड ले लो, मीटरॉयड्स ले लो। तो ये जो हमारी डेफिनेशन है फल्की अजसाम की, इतनी एक्यूरेट नहीं है, इतनी अच्छी डेफिनेशन नहीं है हमारे टेक्स्ट बुक्स में। फिर भी हमें आके यही याद करके जाना पड़ेगा। ओके, तो फिर ये जो फल्की अजसाम है इसका हकीकी डेफिनेशन क्या है, चलो भैया इस पर एक नज़र डालते हैं। देखो यहाँ पर ये रहा इसका सिंपल सा डेफिनेशन। देखो, वो अजसाम जो खिला में मौजूद हैं, ऑब्जेक्ट दैट एग्जिस्ट इन स्पेस। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्स, जिन्हें सितारे भी कहा जाता है, ये भी खिला में मौजूद हैं। इसके बाद है प्लैनेट्स, जिन्हें आके सैयारे कहा जाता है, ये भी खिला में मौजूद हैं। इसके बाद है सैटेलाइट्स, जिन्हें आके सैयारचे कहा जाता है, ये भी खिला में मौजूद हैं। इसके अलावा जितने भी ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं, जितने भी ऐसे अजसाम हैं जो कि खिला में पाए जाते हैं, उन सब को हम आके फल्की अजसाम कह सकते हैं। तो फल्की अजसाम सेलेस्टियल बॉडीज़ का डेफिनेशन जानने के बाद चलो भैया एक एक सेलेस्टियल बॉडीज़ से निपटते हैं, एक एक सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में डिटेल जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। देखो, अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और बने, मैं आप लोगों की मदद और इसी तरह से करता रहूं, तो आप लोगों को करना क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, छेद ठोक दीजिए महाकाल का दबा लाकर छेद ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। तो हमारा पहला ही सेलेस्टियल बॉडी है स्टार्स, हमारा पहला ही फल्की अजसाम है सितारे। चलो भैया इनका डिटेल देखते हैं। यहाँ पर ये रहा, देखो स्टार्स की क्या डेफिनेशन है, सितारों की क्या डेफिनेशन है, चलो भैया इसे पहले समझते हैं। ऐसे फल्की अजसाम जिनकी अपनी हरारत और रोशनी होती है, इन्हें सितारे कहते हैं। द सेलेस्टियल बॉडीज़ विच हैव दे ओन हीट एंड लाइट आर कॉल्ड स्टार्स। इसका मतलब ऐसे जितने भी फल्की अजसाम जिनकी अपनी रोशनी और हरारत होगी, इन सब को हम सितारे कहेंगे, इन सब को हम स्टार्स कहेंगे। ओके, और सितारों का बेस्ट एग्जांपल है सूरज। देखो, ये जो हमारा सूरज, ये जो हमारा सन है, ये आके एक सितारा है, ये आके एक स्टार है। ओके, और ज़मीन का करीब तरीन सितारा भी आके सूरज ही है। ओके, ज़मीन का करीब तरीन सितारा सूरज ही है। अंग्रेज़ी में कहें तो द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ इज़ सन। ओके, सूरज के बारे में, सन के बारे में और डिटेल बताई गई है हमारे टेक्स्ट बुक में। चलो भैया इस पर एक नज़र डालते हैं। देखो, ये जो हमारा सूरज है, ये जो हमारा सन है, ये आके निज़ाम शमसी का मरकज़ है, या कि सोलार सिस्टम का सेंटर है। चलो भैया इसका क्या मतलब है समझते हैं। देखो, ये आपके सामने सूरज है और इसी तरह से आपको 8 प्लैनेट्स, 8 सैयारे नज़र आ रहे हैं, और इसके बाद आके आपको कुछ कंकर पत्थर भी नज़र आ रहे हैं। इसके आसपास आपको कुछ कंकर पत्थर भी नज़र आ रहे हैं। देखो, इन सब को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं, सोलार सिस्टम कहते हैं। इन सब को मिलाकर हम कहते हैं निज़ाम शमसी। तो ये जो हमारा सूरज है, ये जो हमारा सन है, या कि निज़ाम शमसी का सेंटर है, निज़ाम शमसी का मरकज़ है। ओके, और ये जो हमारा सूरज है इंतहाई शदीद गर्म गैसों से बना हुआ है। ओके, ये जो हमारा सूरज है या कि इंतहाई शदीद गर्म गैसों से बना हुआ है, और इसमें सबसे ज़्यादा परसेंटेज में कौन सी गैस पाई जाती है बोले तो हाइड्रोजन। ओके, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में आके हाइड्रोजन पाई जाती है सूरज के अंदर, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आके हीलियम गैस मौजूद है हमारे सूरज के अंदर। ओके, देखो अंग्रेज़ी में भी यही लिखा है, द सन इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। चलो भैया अगला पॉइंट देखते हैं सूरज के बारे में। देखो, ये जो हमारा सूरज है, इसकी सतह पर आके दर्ज हरारत कितनी होती है बोले तो तकरीबन 6000 सेल्सियस दर्ज हरारत होती है हमारे सूरज की सतह पर। ओके, अंग्रेज़ी में देखो, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन इज़ अराउंड 6000 सेल्सियस। ओके,
और ये जो सूरज है, सूरज आके ज़मीन से तकरीबन आके 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है। ओके, देखो इसका मतलब क्या है बोले तो ये जो हमारा सूरज है, ये जो हमारी ज़मीन है, इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो कितना है, कहते 150 मिलियन किलोमीटर्स है। ओके, चलो भैया नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। रोशनी की रफ्तार, रोशनी की रफ्तार कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड है स्पीड ऑफ लाइट, रोशनी की रफ्तार। अगला पॉइंट देखो, 13 लाख ज़मीनें सूरज के अंदर समा सकती हैं। 13 लाख अर्थ कैन फिट इनसाइड द सन। मतलब क्या है बोले तो अगर हम ज़मीन को पिघला देंगे और सूरज में भरना शुरू कर देंगे तो हमें आके 13 लाख ज़मीनें लगेंगे सूरज को फिल करने के लिए, सूरज को भरने के लिए। ओके, देखो एक और सवाल पूछ लेता है हमारे एग्ज़ाम में कि ये जो सूरज है ज़मीन से कितने गुना बड़ा है, कितने दर्जे बड़ा है? तो इसका आंसर है 109 गुना बड़ा है। ये जो सूरज है हमारी ज़मीन से 109 गुना बड़ा है। इसका क्या मतलब है बोले तो जो हमारा ज़मीन नज़र आ रही है हमें, इसे आके बिल्कुल जैसे दिख रहा है वैसे ही अगर इसे फिट करते जाएँ सूरज के अंदर तो 109 ज़मीनें लगेंगी सूरज को भरने के लिए। ओके, अगर हम वज़न की बात करें तो ये जो सूरज है हमारे ज़मीन से कितना गुना बड़ा है बोले तो 333 गुना बड़ा है। इसका मतलब क्या है बोले तो अगर एक पलड़े में इतने ज़मीनें रखेंगे और एक पलड़े में एक सूरज रखेंगे तो जब जाके ये जो सूरज और ये जो ज़मीन है ये दोनों आके बराबर होंगे। ओके, तो हमने सूरज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है, हमने ये जो स्टार्स है स्टार्स का पोर्शन अच्छे से समझ लिया है। अब हम बढ़ते हैं प्लैनेट्स की ओर, अब हम बढ़ते हैं सैयारों की ओर। देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और बने, मैं आप लोगों की मदद और इसी तरह से करता रहूं, तो आप लोगों को करना क्या है? समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। तो हमारा अगला सेलेस्टियल बॉडी है प्लैनेट्स, हमारा अगला फल्की अजसाम है सैयारे। चलो भैया सबसे पहले ये जो सैयारे हैं इनका डेफिनेशन देखते हैं। देखो वो फल्की अजसाम जिनकी अपनी हरारत या रोशनी नहीं होती और ये दूसरे सितारों की रोशनी से रोशन होते हैं, इन्हें सैयारे कहते हैं। अंग्रेज़ी में देखो, द सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट एंड और लिट बाय द लाइट ऑफ अदर स्टार्स आर कॉल्ड प्लैनेट्स। देखो इसका क्या मतलब है, सूरज या फिर स्टार्स में होता क्या है बोले तो उनकी अपनी रोशनी भी होती है, उनकी अपनी हरारत भी होती है। लेकिन ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो सैयारे हैं, ना ही इनके पास अपनी रोशनी है, ना ही इनके पास अपनी हरारत है। ये आके बेहरारत हैं, बेरोशनी हैं। इनमें अगर रोशनी आएगी तो वो भी आके स्टार्स की मदद से ही आएगी, वो भी आके सूरज की मदद से ही आएगी। और इसका बेस्ट एग्ज़ाम्पल है ज़मीन। देखो ज़मीन आके एक प्लैनेट है, ज़मीन आके एक सैयारा है। ज़मीन की ना ही अपनी कोई हरारत है, ना ही इसके पास कोई रोशनी है। अगर ज़मीन पर रोशनी आती है तो वो आके सूरज की मदद से आती है, सूरज की वजह से आती है। ओके, तो हमारी जो ज़मीन है वो आके एक सैयारा है, हमारी जो अर्थ है वो आके एक प्लैनेट है। ओके, और इसी तरह से हमारा जो निज़ाम शमसी है, अभी तक हमने देखा था हमारा जो ये निज़ाम शमसी है इसमें टोटल आके 8 प्लैनेट्स हैं। ओके, हमारा जो निज़ाम शमसी है इसमें टोटल आके 8 सैयारे हैं। और ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, ये जो 8 सैयारे हैं, इनके नाम भी देख लेते हैं। पहला है मेरकुरी, दूसरा है वीनस, तीसरा है अर्थ और चौथा है मार्स। और इसी तरह से पाँचवा है जुपिटर, छठवां है सैटर्न और सातवां है यूरानस और आठवां है नेपच्यून। और ये जो सूरज से करीब आपको 4 प्लैनेट्स नज़र आ रहे हैं एस्ट्रॉयड बेल्ट के अंदर, इन्हें हम कहते हैं इनर प्लैनेट्स। और ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर जो आपको 4 प्लैनेट्स नज़र आ रहे हैं इन्हें हम कहते हैं आउटर प्लैनेट्स। देखो यही चीज़ अगली पॉइंट में यहाँ पर बताई गई है। देखो वो 4 सैयारे जो कि सूरज से कम फासले पर पाए जाते हैं इन्हें अंदरूनी सैयारे कहते हैं। द 4 प्लैनेट्स नियरर टू द सन और कॉल्ड इनर प्लैनेट्स। और वो कौन कौन से हैं? मेरकुरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, अतारद, ज़हरा, ज़मीन और मरीख। और ये जो अंदरूनी प्लैनेट्स हैं, ये जो इनर प्लैनेट्स हैं, ये आके छोटे हैं जसामत में और चट्टानों जैसे बने हुए होते हैं। इसका मतलब क्या है बोले तो ये आके साइज़ में आके छोटे हैं और इनकी जो कंपोजिशन है ये आके पथरीली है, पत्थर से बने हुए, चट्टानों से बने हुए प्लैनेट्स होते हैं इनर प्लैनेट्स।
और इसके ठीक अपोजिट हैं आउटर प्लैनेट्स। देखो आउटर प्लैनेट्स किसे बोलते हैं बोले तो बाकी के 4 सैयारे जो सूरज से ज़्यादा दूर हैं, इन्हें हम बैरोनी सैयारे, इन्हें हम आउटर प्लैनेट्स कहते हैं। देखो अंग्रेजी में देखो, द रिमेनिंग 4 प्लैनेट्स विच आर फर्दर अवे फ्रॉम द सन आर कॉल्ड आउटर प्लैनेट्स। इसके एग्जांपल्स हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरानस और नेपच्यून। मुश्तरी, ज़हल, यूरानस और नेपच्यून। और ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं, ये जो बैरोनी सैयारे हैं, यहाँ के जसामत में बहुत बड़े होते हैं और इनकी जो कंपोजिशन है और ये जो आके गैसों और मायास से बने हुए होते हैं। आउटर प्लैनेट्स आर लार्जर इन साइज, मतलब साइज में आके बड़े हैं। और ये किससे बने हैं बोले तो गैसेस से बने हैं या के लिक्विड से बने हुए होते हैं आउटर प्लैनेट्स। और ये जो इनर प्लैनेट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स मतलब ज़मीन जैसी शक्ल वाले, ज़मीन जैसी जसामत वाले। ओके। और ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं, इन्हें हम कहते हैं जोवियन प्लैनेट्स। जोवियन प्लैनेट्स मतलब जुपिटर जैसी जसामत वाले, जुपिटर जैसी शक्ल वाले। क्योंकि ये जो आउटर प्लैनेट्स हैं यहाँ के बड़े होते हैं साइज़ में, और ये जो इनर प्लैनेट्स हैं यहाँ के छोटे होते हैं साइज़ में। ओके। और ये जितने भी सैयारे हैं जो कि सूरज के अतराफ गर्दिश करते रहते हैं एक फैले हुए दायरी शक्ल में, इन्हें ही हम कहते हैं मदार, इन्हें ही हम कहते हैं ऑर्बिट्स। देखो यहाँ पर वही पॉइंट है। तमाम सैयारे सूरज के अतराफ एक फैले हुए दायरी रास्ते पर गर्दिश करते रहते हैं और इसे हम कहते हैं मदार। अंग्रेजी में देखो, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन ए एलोंगेटेड पाथ एंड इट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट्स। देखो आप लोगों के लिए एक वीडियो भी चलाई जा रही है, आप आके इसे अच्छे से समझ सकते हैं इस वीडियो के ज़रिए। देखो हमारे टेक्स्ट बुक में सोलार सिस्टम से रिलेटेड एक पेज दिया है जिसमें ऊपर प्लैनेट्स की तस्वीर दी है और नीचे आकर ये जो प्लैनेट्स हैं उनके बारे में रिलेटेड डाटा और इन्फॉर्मेशन दिया है। ओके। और मैंने इस पेज में जो इन्फॉर्मेशन है इसे अच्छे से एनालिसिस करके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाए हैं प्लैनेट से रिलेटेड, जो कि बार बार पूछे जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में। इसीलिए ये जो पॉइंट्स हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। ओके चलो भैया वो जो पॉइंट्स हैं उस पर नज़र डालते हैं। ये रहे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्लैनेट से रिलेटेड। पहला ही पॉइंट है स्मॉलेस्ट प्लैनेट, मतलब सबसे छोटा सैयारा जो कि सोलार सिस्टम में है उसका क्या नाम है। तो सबसे छोटा सैयारा इसका नाम है मेरकुरी, इसका नाम है अतारद। ओके। तो सोलार सिस्टम का सबसे छोटा सैयारा है, प्लैनेट है मेरकुरी, अतारद। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है बिगेस्ट प्लैनेट, मतलब सबसे बड़ा सैयारा जो कि हमारे सोलार सिस्टम में है, इसका क्या नाम है। हमारे सोलार सिस्टम में मौजूद सबसे बड़ा सैयारा है जुपिटर, सबसे बड़ा सैयारा है मुश्तरी। ओके। हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, सूरज से सबसे करीब तरीन सैयारा कौन सा है। इसका आंसर भी है मेरकुरी, अतारद। ओके। देखो ये जो मेरकुरी है, ये जो अतारद है, सूरज का सबसे करीब तरीन सैयारा है और ये आगे कितने फासले पर है बोले तो 58 मिलियन किलोमीटर फासले पर है सूरज से। ओके चलो भैया नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। फारथेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन, सूरज से बईद तरीन सैयारा, मतलब सूरज से सबसे ज़्यादा फासले पर कौन सा सैयारा है। तो इसका आंसर है नेपच्यून। ओके। सूरज से सबसे ज़्यादा दूरी में जो सैयारा मौजूद है इसका नाम है नेपच्यून और ये कितने मिलियन किलोमीटर्स दूर है बोले तो 4496 मिलियन किलोमीटर दूर है सूरज से, ये जो है नेपच्यून। ओके चलो भैया नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है अर्थ स्पिन किसे कहते हैं, ज़मीन की जुड़वा बहन कौन से सैयारे को कहते हैं। तो ज़मीन की जुड़वा बहन वीनस को कहते हैं, ज़मीन की जुड़वा बहन ज़हरा को कहते हैं। और ऐसा क्यों कहते हैं बोले तो ये जो वीनस है, ये जो ज़हरा है, ज़मीन का जो साइज़ है इससे करीब करीब ये जो वीनस है उसका भी साइज़ है। ओके। तो इसीलिए आके ये जो वीनस है इसे आके अर्थ ट्विन कहते हैं, ज़मीन की जुड़वा बहन कहते हैं। ओके चलो भैया नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नो सैटेलाइट्स, मतलब ऐसा कौन सा सैयारा है जिसके कोई भी सैयारे नहीं है, जिसके कोई भी सैटेलाइट्स नहीं है। तो इसका आंसर है मेरकुरी और वीनस। मेरकुरी और वीनस मतलब अतारद और ज़हरा दो ऐसे सैयारे हैं जिसके कोई भी सैयारचे नहीं हैं, जिसके कोई भी सैटेलाइट्स नहीं हैं। ओके चलो भैया नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं।
हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, जिसके सबसे ज़्यादा सैयारचे हैं? तो इसका आंसर है सैटर्न, इसका आंसर है ज़हल। देखो ज़हल या फिर सैटर्न ऐसा प्लैनेट है हमारे सोलार सिस्टम में जिसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं, जिसके सबसे ज़्यादा सैयारचे हैं, और इसके टोटल सैयारचे, इसके टोटल सैटेलाइट्स कितने हैं बोले तो 145 हैं। ओके, और सैटर्न को ही हम रिंगों वाला प्लैनेट कहते हैं या फिर रिंग्स प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि इसके आसपास आपको रिंग्स नज़र आ रहे हैं। इसी वजह से ये जो हमारा सैटर्न है, ये जो हमारा ज़हल है, इसे रिंग्स प्लैनेट कहते हैं। चलो भैया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। देखो ब्लू प्लैनेट किसे कहते हैं, नीला सैयारा किसे कहते हैं? देखो इस सवाल का जवाब तो बच्चा बच्चा जानता है। नीला सैयारा या फिर ब्लू प्लैनेट आके हम हमारे ज़मीन को कहते हैं, हमारे अर्थ को कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं बोले तो ये जो हमारी ज़मीन है, ये जो हमारा अर्थ है, 2/3 मतलब 2/3 आके ये जो हमारी ज़मीन है इसमें आके वाटर भरा हुआ है, इसमें आके पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो हमारी ज़मीन है, ये जो हमारा अर्थ है, ब्लू कलर में नज़र आता है, नीले रंग में नज़र आता है। इसी वजह से हमारी ज़मीन को, हमारी अर्थ को हम कहते हैं ब्लू प्लैनेट या फिर नीला सैयारा। ओके, चलो भैया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रेड प्लैनेट किसे कहते हैं या फिर लाल सैयारा किसे कहते हैं? देखो लाल सैयारा या फिर रेड प्लैनेट आके हम मार्स को कहते हैं, हम आके मरीख को कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं बोले तो ये जो हमारा मार्स है, ये जो हमारा मरीख है, इसके अंदर आके आयरन भरा हुआ है, इसके अंदर आके फेरस भरा हुआ है। फेरस या फिर आयरन मतलब लोहा भरा हुआ है, जिसकी वजह से ये जो प्लैनेट है इसका रंग आके हमें भूरे रंग में नज़र आता है, लाल रंग में नज़र आता है। इसी वजह से ये जो हमारा मार्स है इसे कहते हैं रेड प्लैनेट, इसे कहते हैं लाल सैयारा। ओके, चलो भैया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखो प्लैनेट विथ फास्टेस्ट रोटेशन मतलब उर्दू में क्या है, सबसे तेज़ी से महविरी गर्दिश करने वाला सैयारा कौन सा है? महविरी गर्दिश मतलब अपने अतराफ घूमने वाला। देखो अपने अतराफ घूमने वाला मतलब सूरज के अतराफ नहीं, बल्कि अपने अतराफ मतलब एक टॉप होता है, एक जो लट्टू होता है, लट्टू आके अपने अतराफ घूमता है, इसे ही हम कहते हैं महविरी गर्दिश। और ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि सबसे तेज़ी से अपने महविर के अतराफ घूमता है? तो इसका क्या आंसर है? इसका आंसर है जुपिटर, इसका आंसर है मुश्तरी। देखो मुश्तरी एक ऐसा प्लैनेट है जो आके अपने महविर में सबसे ज़्यादा तेज़ी से घूमता है, और इसे आके एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए इसे कितना टाइम लगता है बोले तो 9 आवर्स एंड 56 मिनट लगता है इसे एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए। ओके, तो सबसे ज़्यादा तेज़ी से अपने महविर पर घूमने वाला प्लैनेट है जुपिटर मुश्तरी। ओके, चलो भैया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लैनेट विथ फास्टेस्ट रेवोल्यूशन उर्दू में क्या है, सबसे तेज़ी से मदारी गर्दिश करने वाला प्लैनेट कौन सा है, सैयारा कौन सा है? देखो मदारी गर्दिश मतलब सूरज के अतराफ घूमना। ओके, तो ऐसा कौन सा प्लैनेट है जो कि सूरज के अतराफ सबसे तेज़ी से अपने चक्कर लगाता है? तो इसका सिंपल सा आंसर है मेरकुरी, इसका सिंपल सा आंसर है अतारत। क्योंकि ये जो मेरकुरी है, ये जो अतारत है, इसका सबसे छोटा है रूट, ये आके इसी वजह से जल्दी जल्दी अपने रेवोल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, जल्दी जल्दी अपने सूरज के अतराफ घूम लेता है। इसी वजह से ये जो मेरकुरी है, ये जो अतारत है, इसे फास्टेस्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, इसे सबसे तेज़ी से सूरज के अतराफ घूमने वाला सैयारा कहते हैं। ओके, और ये जो मेरकुरी है सूरज के अतराफ एक कंप्लीट चक्कर लगाने के लिए 88 डेज लेता है, 88 दिन लेता है। देखो हमारी ज़मीन आके 365 डेज लेती है तकरीबन एक कंप्लीट चक्कर के लिए सूरज के अतराफ, लेकिन ये जो हमारा मेरकुरी है, ये जो हमारा अतारद है, सिर्फ 88 डेज में, सिर्फ 88 दिनों में अपना एक कंप्लीट चक्कर कंप्लीट कर लेता है, एक कंप्लीट चक्कर घूम लेता है। तो इसी वजह से ये जो मेरकुरी है सबसे तेज़ी से रेवोल्यूशन करने वाला, सबसे तेज़ी से सूरज के अतराफ चक्कर लगाने वाला सैयारा बन जाता है। ओके, चलो भैया हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, देखो प्लैनेट विथ स्लोएस्ट रोटेशन मतलब क्या है बोले तो सबसे धीरे से महविरी गर्दिश करने वाला प्लैनेट कौन सा है? महविरी गर्दिश मतलब अपने अतराफ घूमना, जैसे लट्टू या फिर टॉप। ओके, देखो सबसे धीरे से कौन सा प्लैनेट आके अपने महविर पर घूमता है? तो इसका आंसर है वीनस। देखो वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि सबसे धीमे से, जो कि सबसे स्लो से अपने महविर में घूमता है, और ये कितने दिन लगाता है एक कंप्लीट रोटेशन के लिए बोले तो 243 डेज लेता है। ओके, और वीनस को ही हम कहते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट मतलब गर्म, सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है बोले तो वीनस है। सबसे गर्म प्लैनेट कौन सा है बोले तो ज़हरा है। ओके, ऐसा क्यों है बोले तो देखो इसमें ये जो वीनस है एक कंप्लीट रोटेशन के लिए तकरीबन 244 डेज लेता है। ओके,
अगर हम इसका हाफ कर देंगे मतलब 122 डेज़, तो 122 डेज़ तक इसमें सिर्फ दिन ही रहता है और 122 डेज़ तक इसमें आके सिर्फ रात ही रहता है। तो अगर किसी भी जगह इतना टाइम तक अगर सूरज की रोशनी आएगी तो वो आके सबसे गर्म ही होगा। तो इसी वजह से ये जो हमारा वीनस है, ये जो हमारा ज़हरा है, इसे हम कहते हैं हॉटेस्ट प्लैनेट, इसे हम कहते हैं सबसे गर्म सैयारा। ओके, चलो भैया लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं प्लैनेट्स के बारे में। पहले मिटा लेते हैं। हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्लोएस्ट रेवोल्यूशन, मतलब सबसे धीरे से मदारी गर्दिश करने वाला सैयारा कौन सा है। तो इसका सिंपल सा आंसर है नेपच्यून, क्योंकि ये जो नेपच्यून है इसका रास्ता बहुत बड़ा है। तो ये कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए या कि सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है, और वो कितना लगाता है बोले तो 164 ईयर्स, मतलब 164 साल लग जाते हैं ये जो नेपच्यून है इसे एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए सूरज के अतराफ। ओके, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के लिए, एक कंप्लीट चक्कर के लिए ये जो नेपच्यून है कितना टाइम लगाता है बोले तो 164 ईयर्स, 164 बरस। देखो प्लैनेट से रिलेटेड एक आखिरी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उसे जान लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारा अर्थ है इसका डिटेल देखते हैं। देखो 2006 तक ये जो हमारा सोलार सिस्टम है, ये जो हमारा निज़ाम शमसी है, इसमें आके टोटल 9 प्लैनेट्स हुआ करते थे। टोटल आके 9 सैयारे हुआ करते थे। और ये जो 9वां प्लैनेट था, ये जो 9th प्लैनेट था, इसका क्या नाम था बोले तो प्लूटो था। ओके ओके, PLOTO प्लूटो था, जो कि 9वां सैयारा था, 9th प्लैनेट था। लेकिन अगस्त 2006 में एक सबमिट होती है जहाँ पर आके सारे साइंटिस्ट आके गेट टुगेदर करते हैं और ये जो प्लैनेट्स हैं, ये जो सैयारे हैं, इसका नया डेफिनेशन देते हैं, जिसकी वजह से ये जो प्लूटो है नए डेफिनेशन पर खरा नहीं उतर पाता, जिसकी वजह से ये जो प्लूटो है, प्लूटो को प्लैनेट के दर्जे से निकाल दिया जाता है। ओके, तो ये रहे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स प्लैनेट से रिलेटेड। चलो भैया अब ये जो हमारा अर्थ है इसका डिटेल देखते हैं, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है। देखो यहाँ पर ये रहा अर्थ। देखो अर्थ आके तीसरा करीब तरीन सैयारा है सूरज से। अंग्रेजी में देखो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। ओके, देखो यहाँ पर देखो पहला आके मेरकुरी है, दूसरा के वीनस है और तीसरा करीबी सैयारा, तीसरा नियरेस्ट प्लैनेट है हमारा अर्थ। ओके, देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और बने, मैं आप लोगों की मदद और इसी तरह से करता रहूं, तो आप लोगों को करना क्या है, अगर हम जसामत की बात करें, अगर हम साइज़ की बात करें, तो ये जो हमारा अर्थ है 5वां बड़ा सैयारा है, 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलार सिस्टम का, निज़ाम शमसी का, और सबसे बड़ा सैयारा है अंदरूनी सैयारों में से। ओके, लार्जेस्ट इनर प्लैनेट है हमारा अर्थ। ओके, देखो यहाँ पर इनर प्लैनेट मैंने पहले ही बता दिया है। पहले के जो 4 प्लैनेट्स हैं इन्हें आके हम इनर प्लैनेट कहते हैं, अंदरूनी सैयारे कहते हैं। तो अंदरूनी सैयारों में आके ये जो हमारा अर्थ है सबसे बड़ा सैयारा है, तो लार्जेस्ट इनर प्लैनेट है हमारा अर्थ, हमारी ज़मीन। ओके, चलो भैया नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं अर्थ से रिलेटेड। देखो ये जो हमारा अर्थ है या कि फ्लैट एंड है एट द पोल्स, मतलब खुदबैन पर चिपटा हुआ है। खुदबैन पर चिपटा हुआ है, इसका क्या मतलब है बोले तो अगर हम इसे अर्थ मान लेंगे तो इसके आगे 2 पोल्स हैं, एक आगे नॉर्थ पोल है और एक आगे साउथ पोल है, इसे ही खुदबैन कहते हैं। तो ये जो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ में आके ये आके चिपटा हुआ है या कि दबका हुआ है। ओके, एंड बल्जेस इन द मिडल, मतलब क्या है, दरमियान में फैला हुआ है। दरमियान में फैला हुआ है, इसका क्या मतलब है बोले तो अगर हम ऊपर से और नीचे से ये जो हमारी ज़मीन है इसे दबाएंगे तो ये जो दरमियानी हिस्सा है या कि सामने आ जाएगा हमारे पेट की तरह। तो यही यहाँ पर बताया गया है कि ये जो हमारा अर्थ है खुदबैन पर चिपटा हुआ है और दरमियान में फैला हुआ है। ओके, और ये जो हमारा अर्थ है इसकी शेप कैसी है बोले तो जियोड है। जियोड मतलब ज़मीन जैसी शक्ल। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ इज़ मून। इसका क्या मतलब है, ज़मीन का वाहिद कुदरती सैटेलाइट है चांद। ओके, ये तो समझाने की ज़रूरत है नहीं। और क्या है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2/3 ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड बाय वाटर। इसका क्या मतलब है, ज़मीन का 2/3 हिस्सा पानी से ढका हुआ है, जिसकी वजह से ये जो हमारा अर्थ है इसे नीला सैयारा कहते हैं, इसे आके ब्लू प्लैनेट कहते हैं। ओके, देखो ये जो हमारा अर्थ है या कि यूनिक प्लैनेट है या कि खुसूसी सैयारा है, ऐसा क्यों है, चलो भैया देखते हैं। देखो यूनिक प्लैनेट अर्थ, देखो ज़मीन ज़िंदगी को सहारा देने के लिए मौजूद तरीन सैयारा है। ज़मीन के 4 दायरे नहीं कुर्रे हैं। ओके, और वो कौन कौन से हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर,
एटमॉस्फेयर और इन तीनों का जो कॉमन जंक्शन पॉइंट है इसे बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, द अर्थ इज द मोस्ट सुटेबल प्लैनेट टू सपोर्ट लाइफ। देयर आर 4 स्फीयर्स ऑफ अर्थ, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ओके, देखो इसका क्या मतलब है बोले तो ये जो जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं उन 8 प्लैनेट्स में ये जो हमारा ज़मीन है या कि वाहिद तरीन प्लैनेट है जहाँ पर आके ज़िंदगी पॉसिबल है, जहाँ पर आके लाइफ आके पॉसिबल है। ऐसा क्यों है? देखो, क्योंकि इसमें है लिथोस्फीयर, क्योंकि इसमें है हाइड्रोस्फीयर, क्योंकि इसमें है एटमॉस्फेयर। लिथोस्फीयर किसे बोलते हैं? लैंड के एरिया को। और ये जो हाइड्रोस्फीयर किसे बोलते हैं? जो पानी का हिस्सा है उसे हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। और एटमॉस्फेयर किसे बोलते हैं बोले तो ये जो हवा का हिस्सा है इसे आके एटमॉस्फेयर कहते हैं। इन तीनों का जो कॉमन जंक्शन पॉइंट है, इन तीनों को जब एक ही जगह हम जोड़ देते हैं तो वहाँ पर आके ज़िंदगी पॉसिबल होती है, वहाँ पर आके सारे जानदार जी सकते हैं, इसीलिए आके इसे बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, देखो भैया यही यहाँ पर लिखा हुआ है। लिथोस्फीयर मतलब सॉलिड आउटर लेयर, मतलब ये जो ज़मीन है, ज़मीन का जो आउटर लेयर है इसे ही हम कहते हैं लिथोस्फीयर। ओके, नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर मतलब पानी का हिस्सा, और ये जो एटमॉस्फेयर है इसे हवा का हिस्सा, और ये जो बायोस्फीयर है जहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स मतलब सारे जानदार जहाँ पर ज़िंदा रह सकते हैं, इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट है इसे ही हम बायोस्फीयर कहते हैं। ओके, उर्दू में भी यही लिखा है। लिथोस्फीयर मतलब ज़मीन का ठोस बैरूनी हिस्सा, हाइड्रोस्फीयर मतलब आबी ज़ख़ीरा, और एटमॉस्फेयर मतलब हवा का जो हिस्सा है, और इसी तरह से बायोस्फीयर मतलब ज़मीन पर पौधे और हैवानी ज़िंदगी। ओके, तो हमने सिर्फ 2 ही हिस्से अब तक कंप्लीट किए हैं, और वो कौन कौन से हैं बोले तो एक आके स्टार्स, दूसरा आके प्लैनेट्स। ओके, एक आके सितारे, दूसरा आके सैयारे। ओके, ये जो 2 चीज़ें हैं इसे हमने अच्छे से पढ़ लिया है। चलो भैया, हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो सेलेस्टियल बॉडी है जिसका नाम है सैटेलाइट्स, उस पर नज़र डालते हैं। चलो भैया, कहाँ है सैटेलाइट्स? आ गया। सैटेलाइट्स किसे बोलते हैं बोले तो सैयारचे ऐसे फल्की अजसाम हैं जो सैयारों के अतराफ घूमते हैं। सैटेलाइट्स आर दोज सेलेस्टियल बॉडीज दैट ऑर्बिट्स अराउंड द प्लैनेट्स, मतलब सैयारचे आके ये जो हमारे सैयारे हैं, सैयारों के अराउंड घूमते हैं, सैयारों के अतराफ घूमते हैं। ऐसे जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं इसे हम कहते हैं सैटेलाइट्स, इसे हम कहते हैं सैयारचे। ओके, और ये जो सैटेलाइट्स हैं और ये जो सैयारचे हैं या के 2 तरह के होते हैं या के 2 टाइप के होते हैं। एक है कुदरती सैयारचे जिसे आके नेचुरल सैटेलाइट्स कहते हैं, और दूसरे है मसनूई सैयारचे जिसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सबसे पहले हम ये जो कुदरती सैटेलाइट्स हैं, ये जो नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, इस पर नज़र डालते हैं। देखो, हमारी जो ज़मीन है उसका नेचुरल सैटेलाइट, उसका कुदरती सैयारचा है मून। ओके, और ये जो मून है नियरेस्ट सेलेस्टियल बॉडी है हमारे अर्थ का। मतलब क्या है उर्दू में? देखो, ज़मीन के करीब तरीन फल्की अजसाम कौन सा है बोले तो ज़मीन से करीब तरीन फल्की अजसाम है हमारा चाँद, हमारा मून। ओके, और नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, देखो ज़मीन और ये जो मून है, ज़मीन और ये जो चाँद है, इन दोनों के दरमियान कितना फ़ासला है बोले तो 384,400 किलोमीटर्स का फ़ासला है ज़मीन और चाँद के दरमियान। ओके, और ये जो हमारा मून है, ये जो हमारा चाँद है, ज़मीन से कितने गुना छोटा है बोले तो 1/4 गुना डायामीटर में छोटा है। मतलब क्या है बोले तो अगर ये जो हमारा अर्थ है, अर्थ का जो डायामीटर है, अर्थ का जो कतर है, अगर वो 4 है तो ये जो हमारा मून है, ये जो हमारा चाँद है, इसका कतर कितना होगा? इसका कतर होगा 1। ओके, तो अगर ये 4 हिस्से है तो ये आके 1 हिस्सा है। ओके, और ये जो मून है, मून पर ग्रेविटी कितनी है बोले तो मून पर ग्रेविटी आके 1/6 है। मतलब इसका क्या है बोले तो अगर आपका वज़न ज़मीन पर 60 किलो है तो अगर आप चाँद पर चले जाएंगे तो आपका वज़न हो जाएगा इसका 1/6। इसका 1/6 मतलब 6 से अगर हम इसे काट देंगे, 6 एक कम 6 दा है, तो आपका जो वज़न है जो कि ज़मीन पर 60 केजी था, चाँद पर सिर्फ 10 ही केजी होगा। ओके, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोले तो ये जो हमारा चाँद है इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन पीरियड आके सेम है। इसका क्या मतलब बोले तो चाँद की गर्दिश और इनकिलाब की मुद्दत एकसा है। मतलब चाँद की जो गर्दिश है, मतलब अपने अतराफ जो घूमता है वो भी, और इनकिलाब नहीं आएगा, यहाँ पर आके रेवोल्यूशन आएगा, यहाँ पर आके मदारी गर्दिश आएगी। ओके, तो ये जो हमारा चाँद है, चाँद की महवरी और मदारी गर्दिश आके एकसा है, उनका जो टाइम पीरियड है वो आके सेम है। ओके, देखो इसका क्या मतलब है बोले तो ये जो हमारा चाँद है अपने महवीर पर भी और ज़मीन के अतराफ जो मदारी गर्दिश है, इन दोनों को आके एक ही टाइम में कंप्लीट करता है। और वो कितने दिनों में कंप्लीट करता है बोले तो तकरीबन आके 27 दिनों में, तकरीबन आके 27 डेज़ में ये जो चाँद है अपने मदार में भी और अपने महवीर में भी गर्दिश करता है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोले तो
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है मून कंडीशन अनसपोर्टेड फॉर लाइफ, मतलब ये जो मून है, ये जो चांद है, वहाँ पर आके ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। ऐसा क्यों है बोले तो वहाँ पर आके हवा नहीं है। ओके, और वहाँ पर क्या क्या है बोले तो माउंटेन्स है, मतलब पहाड़े हैं, और प्लेन्स मतलब मैदान है, और ये जो डिप्रेशन मतलब बड़े बड़े गड्ढे हैं चांद की सरफेस पर, मून की सरफेस पर। ओके, तो इसी वजह से ये जो मून है, ये जो चांद है, वहाँ पर आके ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। ओके, देखो चांद से रिलेटेड और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलो भैया वो भी देख लेते हैं। देखो चांद पर सबसे पहले कदम रखने वाला इंसान कौन है बोले तो नील आर्मस्ट्रांग है, और इसने सबसे पहले कब कदम रखा है बोले तो 21 जुलाई 1969 को इसने चांद पर सबसे पहले कदम रखा है, और ये आके अमेरिका का एक एस्ट्रोनॉट है। ओके, और इंडिया का ऐसा पहला एस्ट्रोनॉट कौन है जो कि स्पेस में गया है, तो इसका क्या नाम है, इसका नाम है राकेश शर्मा, और ये कब गया है बोले तो 2 अप्रैल 1984 को गया है। ओके, और इसी तरह से चंद्रयान के बारे में भी हमारे टेक्स्ट बुक में है, तो चंद्रयान का डेट याद रखेंगे, 22 अक्टूबर 2008 को ये जो चंद्रयान है ये आके लॉन्च किया गया था। ओके, इसी तरह से चंद्रयान 2 का भी यहाँ पर डेट है 22 जुलाई 2019, और इसी तरह से इसरो के बारे में भी हमारे टेक्स्ट बुक में है। इसरो का फुल फॉर्म क्या है बोले तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और ये कहाँ पर है बोले तो ये आके श्रीहरिकोटा में है। ओके, और इसी तरह से ये जो MOM है, MOM मतलब क्या है बोले तो मार्स ऑर्बिट मिशन है, या कि कब लॉन्च किया गया था, या कि कब आके भेजा गया था बोले तो 24 सितंबर 2014 को ये जो हमारा मार्स है, मार्स मिशन है, मतलब मिशन मंगल भी जिसे कहते हैं, मार्स ऑर्बिट मिशन आके लॉन्च किया गया था 24 सितंबर 2014 को। ओके, और इसकी वजह से ये जो हमारा इसरो है या कि 4th स्पेस एजेंसी बन जाता है टू रीच मार्स, मतलब मार्स पर जाने वाला चौथा एजेंसी बन जाता है हमारा इसरो। ओके, देखो ये सारी चीज़ें यहाँ के उर्दू में भी दी गई हैं यहाँ पर। देखो अगर आप ये PDF चाहते हैं तो आप आके फ़ौरन फटाफट आके 100,000 सब्सक्राइबर कर देंगे, तो ये जो PDF है मैं आके डाल दूंगा वहाँ पर। ओके, चलो भैया नेक्स्ट क्या है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट पढ़ने के लायक है ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के बारे में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स किसे बोलते हैं बोले तो अ मैन-मेड सैटेलाइट इज़ एन आर्टिफिशियल बॉडी, इट इज़ डिजाइंड बाय द साइंटिस्ट टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स, अर्थ और फॉर कम्युनिकेशन पर्पस, फॉर एग्जाम्पल इनसैट, IRS एंड एडुसेट। देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स या फिर मसनूई सैटेलाइट्स किसे बोलते हैं बोले तो ये आके साइंटिस्ट बनाते हैं या कि साइंसदान बनाते हैं, ताकि ये जो कायनात में जितनी भी चीज़ें हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मालूमात हासिल कर सकें। ओके, और इसी तरह से ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये आके दूसरे चीज़ों के लिए भी हमारे लिए यूज़फुल हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन मतलब मवासिलाती मतलब कम्युनिकेशन। ओके, तो ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट आके कम्युनिकेशन के लिए भी यूज़फुल हैं, और इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिए गए हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में, इनसैट है, IRS है और एडुसेट है। ओके, तो हमने 3 चीज़ें देख ली हैं सेलेस्टियल बॉडीज़ की। देखो यहाँ पर सेलेस्टियल बॉडीज़ आ जाओ। देखो हमने स्टार्स भी देख लिया है, हमने प्लैनेट्स भी देख लिया है, हमने सैटेलाइट्स भी देख लिया है। अब हम देखने वाले हैं एस्ट्रॉइड्स, इसे ही हम कहते हैं सितारे नुमा। ओके, चलो भैया ये सितारे नुमा है क्या, उस पर नज़र डालते हैं। सितारे नुमा जल्दी आ जा, जल्दी आ जा बेटा, आ जा आ जा आ जा, आ गया। देखो ये रहे एस्ट्रॉइड, इसे ही हम सितारे नुमा कहते हैं। और ये क्या क़वाली है, चलो भैया ये भी देखते हैं। मरीख और मुश्तरी के दरमियान बेतरतीब शक्ल के छोटे चट्टानी अजसाम को सितारे नुमा कहा जाता है, और ये सैयारों के अज्जा हैं जो कि कई बरसों कबल टूट कर अलग हो गए थे। ओके, अंग्रेज़ी में देखो, अंग्रेज़ी में क्या लिखा हुआ है, इर्रेगुलर स्मॉल रॉक्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर are called asteroids. They are part of planets which exploded many years back. देखो सितारे नुमा क्या है, चलो भैया इसे आपको दिखा ही देते हैं। ये रहा सितारे नुमा। देखो इसे आके एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं, इसे ही आके सितारे नुमा कहते हैं। ये आके काफ़ी ह्यूज तादाद में, काफ़ी ज़्यादा तादाद में आके ये जो मार्स है और ये जो जुपिटर है इनके दरमियान मौजूद हैं। और ये सवाल पूछ लेता है हमसे कि ये जो एस्ट्रॉयड हैं या कि कहाँ पर मौजूद हैं, तो ये आके किस किस के दरमियान मौजूद हैं बोले तो मार्स के मतलब मरीख के, और ये जो जुपिटर है जिसे मुश्तरी कहते हैं, इन दोनों के दरमियान ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट हैं ये आके मौजूद हैं। देखो ये जो एस्ट्रॉयड हैं ये आके कभी मतलब कई वर्षों पहले ये जो प्लैनेट्स है इनके पार्ट हुआ करते थे, लेकिन कई साल पहले आके टूट कर अलग हो गए हैं और अलग होकर यहाँ पर जमा हो गए हैं। ओके, तो एस्ट्रॉयड बेल्ट या फिर सितारे नुमा आके ये चीज़ है। ओके, नेक्स्ट पढ़ने लायक चीज़ है मेटियोराइट्स। मेटियोराइट्स क्या है, चलो भैया ये भी देख लेते हैं। मेटियोराइट्स देखो यहाँ पर मेटियोराइट्स को शिहाब-ए-साक़िब भी कहा जाता है, और यहाँ के बैरूनी खिला में छोटे चट्टानी या मादनी अजसाम हैं। ओके, मेटियोराइट्स आर स्मॉल रॉकी और मेटालिक बॉडीज इन आउटर स्पेस।
देखो ये जो मेटियोराइट या फिर ये जो सहाब साक़िब हैं, ये एक्चुअली है क्या बोले तो ये ऐसे अजसाम हैं, ये ऐसे बॉडीज़ हैं, या तो ये आके पत्थर से मतलब चट्टानों से बने हुए होते हैं, या फिर ये आके मादनियात मतलब मेटल से बने हुए होते हैं। मेटल समझते हो? मेटल मतलब धात भी बोल सकते हैं इसे, आके फॉर एग्जांपल तांबा हो गया, पीतल हो गया, लोहा हो गया, तो ये सारी चीज़ों को हम मेटल बोलते हैं। तो ये जो हमारे मेटियोराइट्स हैं, या तो पत्थर के बने हुए होते हैं या फिर आके मेटल के बने हुए होते हैं। ओके, देखो ये जो मेटियोराइट्स हैं या के 3 तरह के होते हैं। अगर ये आपको स्पेस में दिखाई दे दिए, अगर ये आपको खिला में नज़र आ गए, तो इसे हम कहते हैं मेटियोराइट्स। अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में घुस गए, जहाँ पर आके सारे गैसेस मौजूद रहते, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। इसे हम कहते हैं हवाई कुर्रा। ओके, तो हवाई कुर्रे में मुख्तलिफ गैसें मौजूद रहती हैं, उसमें आके ऑक्सीजन भी रहता जो कि जलने में मदद करता है। ओके, तो जब ये मेटियोराइट्स ऑक्सीजन से रगड़ पड़ते हैं, ऑक्सीजन से जब फ्रिक्शन खाते हैं, तो ये जो मेटियोराइट्स हैं जलने लगते हैं और हमें आके टूटते हुए तारे की तरह नज़र आते हैं ये मेटियोराइट्स। तो ऐसी हालत में ये जो मेटियोराइट्स हैं, इसे मेटियोराइट्स नहीं कहेंगे, इसे हम कहेंगे मेटियोर। और काफ़ी मर्तबा होता क्या है बोले तो ये बग़ैर जले भी हमारे ज़मीन तक पहुंच जाते हैं, और हमारे ज़मीन पर आके जैसे ही ये गिरते हैं तो यहाँ पर आके गड्ढे कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में ये जो पत्थर है मेटियोराइट, इसे हम कहते हैं मेटियोराइट। ओके, RITE मेटियोराइट कहेंगे। ओके, तो ये रहे 3 तरह के मेटियोराइट्स। ओके, मेटियोराइट्स जब खिला में आपको नज़र आ गए तो इसे हम कहते हैं मेटियोराइट। अगर ये हमारे एटमॉस्फेयर में घुस गए और जलने लग गए तो इसे हम कहते हैं मेटियोर। अगर ये हमारे ज़मीन पर गिर गए तो इसे हम कहते हैं मेटियोराइट। ओके, चलो भैया नेक्स्ट सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट फल्की अजसाम देखते हैं। हमारा नेक्स्ट फल्की अजसाम है कॉमेट्स। इसे ही हम कहते हैं दुमदार सितारे। ओके, देखो दुमदार सितारे या फिर कॉमेट्स क्या है बोले तो ये आके एक आसमानी शय है जो सर और दुम से बनी होती है। ओके, ए कॉमेट्स इज़ ए सेलेस्टियल बॉडी, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ हेड एंड टेल। तो कॉमेट्स ऐसे फल्की अजसाम हैं जिसके सर भी होते हैं, जिसकी दुम भी होती है। ओके, सर आके आइस की बनी हुई होती है, सर आके बर्फ़ की बनी हुई होती है, और ये जो दुम है, ये जो टेल है या के गैसों की बनी हुई होती है, या के गैसों से बना हुआ होता है। ओके, और ये जो कॉमेट है या के 76 ईयर में सिर्फ एक ही मरतबा दिखाई देता है, और लास्ट टाइम या के 1986 में नज़र आया था, और नेक्स्ट ये कब नज़र आएगा बोले तो 2061 मतलब 2061 में आके ये नज़र आएगा। ओके, तो हमने सारे फल्की अजसाम, सारे सेलेस्टियल बॉडीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से इनका फ़हम हासिल कर लिया है। देखो हमने स्टार्स या फिर सन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, हमने प्लैनेट्स भी देखा है, और हम इसमें हमने अर्थ के बारे में भी अच्छे से पढ़ लिया है। उसके बाद हमने सैटेलाइट्स देखा था, उसके बाद हमने मून देखा था, उसके बाद हमने एस्टेरॉयड देखा था, उसके बाद हमने मेटियोराइट्स देखा था, और आखिर में हमने कॉमेट्स भी देखा था। ओके, देखो यहाँ पर भी देखो सैयारे, सैयारचे, सितारे नुमा, शहाब साक़िब और दुमदार सितारे, ये सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिए हैं। ये जो फल्की अजसाम का, ये जो सेलेस्टियल बॉडीज़ का जो अंडरस्टैंडिंग था, ये हमने अच्छे से ले लिया है। ये जो फल्की अजसाम है इसका फ़हम हमने बहुत अच्छे से हासिल कर लिया है। ओके, देखो दूसरा लर्निंग आउटकम भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन हमें पता ही नहीं चला। देखो कंपोनेंट्स ऑफ सोलर सिस्टम मतलब निज़ाम शमसी के जो मुख्तलिफ अनासिर हैं, इनके बारे में भी हमने बहुत ही अच्छे से फ़हम हासिल कर लिया है। देखो यहाँ पर मैंने ये तो आपको बता ही दिया था। देखो सोलर सिस्टम के बारे में मैंने बहुत अच्छे से आपको बता दिया था। देखो सोलर सिस्टम में होते क्या क्या हैं बोले तो एक तो सन होता है, एक तो सूरज होता है, और उसके बाद होते हैं 8 प्लैनेट्स। ओके, ये जो सूरज और ये जो 8 प्लैनेट्स हैं, और इसके अलावा ये जितने भी एस्टेरॉयड बेल्ट्स या फिर मेटेओराइट्स या फिर कॉमेट्स, ये जितने भी मुख्तलिफ अनासिर हैं, मुख्तलिफ जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, इन सब को मिलाकर ही हम कहते हैं सोलर सिस्टम, इन सब को मिलाकर ही हम कहते हैं निज़ाम शमसी। देखो इसका डेफिनेशन भी हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। देखो सोलर सिस्टम का क्या डेफिनेशन है बोले तो सूरज, 8 सैयारे और सैयारचे और दूसरे फल्की अजसाम मिलकर निज़ाम शमसी की तश्कील करते हैं। द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ फॉर्म द सोलर सिस्टम। नेक्स्ट पॉइंट देखो, देखो ये जो हमारा सूरज जो है यह के निज़ाम शमसी के मरकज़ में है। ओके, और ये आके खींचने वाली क़ुव्वत को फराहम करता है जो कि निज़ाम शमसी को बांधता है। ओके, अंग्रेज़ी में देखो द सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स दैट बाइंड्स द सोलर सिस्टम। इसका क्या मतलब है, चलो भैया ये भी समझ लेते हैं। देखो हम सब जानते हैं कि ये जो हमारा जो सोलर सिस्टम है, ये जो हमारा निज़ाम शमसी जो है, इसके सेंटर में है सन, इसके सेंटर में है सूरज, और ये जो हमारा सूरज जो है इसके पास है एक खींचने वाली क़ुव्वत, इसके पास है एक
पुल्लिंग फोर्स, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर जितने भी सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, चाहे वो प्लैनेट्स हो या फिर कंकर पत्थर हो, ये जो जितने भी बॉडीज़ हैं या के सोलार सिस्टम को छोड़कर क्यों नहीं जा पाते बोले तो क्योंकि ये जो हमारा सन है इन चीज़ों को हमेशा खींचते रहता है एक पुल्लिंग फोर्स के ज़रिए, एक खींचने वाली क़ुव्वत के ज़रिए, जिसकी वजह से ये जो हमारा सोलार सिस्टम है इसको बांधने वाला कौन है बोले तो हमारा सन है, हमारा सूरज है। यही यहाँ पर बताया गया है। तो हमने जो दूसरा लर्निंग आउटकम था वो भी हमने अच्छे से देख लिया है। और तीसरा लर्निंग आउटकम क्या है बोले तो डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्टार्स, प्लैनेट एंड सैटेलाइट्स। देखो हमने स्टार्स का डेफिनेशन देखा था। स्टार्स का डेफिनेशन क्या था? ऐसे फल्की अजसाम जिनकी अपनी रोशनी और अपनी हरारत होती है, ऐसे फल्की अजसाम को हम स्टार्स कहते हैं, हम सितारे कहते हैं। ओके, इसके बाद हमने प्लैनेट्स को भी देख लिया था। प्लैनेट्स मतलब सैयारे। ओके, देखो सैयारे कैसे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं बोले तो जिनकी अपनी हरारत भी नहीं होती, जिनकी अपनी रोशनी भी नहीं होती, ऐसे फल्की अजसाम को हम कहते हैं प्लैनेट्स। ओके, और ये जो सैटेलाइट्स हैं, सैटेलाइट्स से मतलब सैयारों के बारे में भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था। हमने सैयारों के बारे में, हमने सैटेलाइट्स के बारे में क्या देखा था? ये जो सैटेलाइट्स हैं ऐसे सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, ऐसे फल्की अजसाम हैं जो कि प्लैनेट्स के अतराफ घूमते हैं, जो कि सैयारों के अतराफ घूमते हैं। ओके, देखो ये जो सैटेलाइट्स हैं या कि प्लैनेट्स के अतराफ घूमते हैं और ये जो प्लैनेट्स हैं या कि स्टार्स के अतराफ घूमते हैं, मतलब सन के अतराफ घूमते हैं। तो ये जो थर्ड लर्निंग आउटकम है, ये जो तीसरा इक्तिसाबी नताइज है, सितारे, सैयारों और सैयारचों के दरमियान फ़र्क करने के काबिल तो हम ऑलरेडी हो गए हैं। ओके, और हमने चौथा लर्निंग आउटकम भी देख लिया है। चौथा लर्निंग आउटकम क्या है बोले तो अर्थ आके एक यूनिक बॉडी है, अर्थ आके एक स्पेशल तरह का फल्की अजसाम है। ऐसा क्यों है बोले तो देखो जितने भी प्लैनेट्स हैं उन सारे प्लैनेट्स में आके ये जो हमारा अर्थ है, ये जो हमारी ज़मीन है, सिर्फ इसी में आके लाइफ पॉसिबल है, ज़िंदगी पॉसिबल है। हमने 4 स्फीयर्स पढ़े थे, एक था लिथोस्फीयर, दूसरा था एटमॉस्फेयर, तीसरा था हाइड्रोस्फीयर और इन तीनों का जो कॉमन पॉइंट था इसे हम कहते थे बायोस्फीयर। ओके, तो हमने ये जो 4 लर्निंग आउटकम्स हैं, ये जो 4 इक्तिसाबी नताइज हैं, इसका फ़हम बहुत अच्छे से हासिल कर लिया है। ओके, देखो इन सब चीज़ों के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी हमारे टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं। चलो भैया उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। देखो ये रहे। देखो हमें और भी क्या क्या चीज़ें सीखना है बोले तो एक हमने सीखना है यूनिवर्स के बारे में, और इसी तरह से हमें ये भी सीखना है कि गैलेक्सीज़ क्या होते हैं, और इसी तरह से हमें ये भी सीखना है कि जो कॉन्स्टलेशन है इसका क्या मतलब है। तो सबसे पहले हम कॉन्स्टलेशन के बारे में ही समझते हैं। ओके, देखो कॉन्स्टलेशन मतलब इसे झुरमुट भी कहते हैं, और ये क्या है बोले तो या कि सितारों का एक मजमुआ है, सितारों का एक मजमुआ है जिसके ज़रिए हम आके कोई भी एक पिक्चर बना सकते हैं, कोई भी एक आके तस्वीर बना सकते। ऐसे सितारों के मजमुए को हम झुरमुट कहते हैं, हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। देखो इसका एग्जांपल देखो, ये रहा। देखो ये आके सितारों का कुछ झुरमुट है, ये कुछ सितारों का एक मजमुआ है जिसके ज़रिए हम आके कोई भी आके एक पिक्चर बनाते, कोई भी आके एक तस्वीर बना सकते। देखो इसे ही हम देखो ये यहाँ पर देखो नीचे, वहाँ नीचे जानिब देखो, ये जो सितारों का जो झुरमुट है, ये जो सितारों का मजमुआ है, इससे हमने बनाया है एक बियर। एक बियर मतलब एक भालू बनाया है, तो इसे ही हम कहते हैं कॉन्स्टलेशन। देखो हम इस बियर को ही कहते हैं क्या? बियर को क्या कहते हैं? बियर को कहते हैं बड़ा रीछ, और इसी तरह से इसे ही हम कहते हैं सप्तार्षि, और इसी का नाम है उसरा मेजर। ओके, तो ये जो तीनों नाम हैं या कि एक ही झुरमुट के लिए हैं या कि एक ही कॉन्स्टलेशन के लिए दिए गए हैं। ओके, देखो कॉन्स्टलेशन के बारे में या फिर झुरमुट के बारे में हमारा जो 8th क्लास का फिज़िक्स जो है उसके सेमेस्टर 2 में बहुत ही डिटेल से दिया गया है। इंशाल्लाह हमें कभी जब मौका मिलेगा तो ये जो झुरमुट है इसे हम झुरमुट कर देंगे। ओके, तो ये जो झुरमुट है ये या फिर ये जो कॉन्स्टलेशन है इसके बारे में भी हमने अच्छे से समझ लिया है। देखो एक और चीज़ है इसमें, पोल स्टार। पोल स्टार किसे बोलते हैं बोले तो जो खुतब तारा। खुतब तारा मतलब क्या है बोले तो इसे ही हम देखो यहाँ पर, इसे ही हम कहते हैं पोल स्टार। ओके, इसे हम पोल स्टार कहते हैं, और इसकी क्या खासियत है बोले तो ये आके एक ही जगह रहता है और ये कभी भी अपनी जगह नहीं बदलता। ओके, तो हमने ये जो कॉन्स्टलेशन है इसके बारे में भी कंप्लीट से पढ़ लिया है। कॉन्स्टलेशन किसे बोलते हैं? पैटर्न ऑफ स्टार्स। उसका एग्जांपल है उसरा मेजर, बिग बियर या फिर सप्तार्षि। और ये जो सप्तार्षि है या फिर ये जो बिग बियर है इसमें टोटल स्टार्स कितने हैं बोले तो 7 हैं। ओके, और इसी तरह से पोल स्टार मतलब जो खुद तारा है इसके बारे में भी हमने देख लिया है। ये जो खुद तारा है हमेशा आके एक ही पोजीशन पे रहता है, एक ही जगह वो हमेशा वाक़ई रहता है। ओके, तो ये रहा कॉन्स्टलेशन के बारे में। चलो भैया अब हम समझते हैं गैलेक्सीज़ के बारे में। ओके, देखो गैलेक्सीज़ हैं क्या बोले तो गैलेक्सीज़ को हम कहकशां भी कहते हैं, और कहकशां या फिर गैलेक्सी है क्या बोले तो सितारों का बहुत बड़ा झुरमुट है। ओके, देखो बहुत छोटा झुरमुट को हम कॉन्स्टलेशन कहा है, और इसी तरह से ये जो हमारी गैलेक्सी है या कि सितारों का बहुत बड़ा झुरमुट है गैलेक्सी। देखो क्या है? अ ह्यूज क्लस्टर ऑफ स्टार्स। गैलेक्सीज़ की तस्वीर देखो,
यहाँ के गैलेक्सी की एक तस्वीर है। गैलेक्सी है क्या बोले तो सितारों का बहुत बड़ा झुरमुट है। इसका मतलब क्या है बोले तो ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है, इसमें आके भर भर के आके स्टार्स भरे हुए हैं, भर भर के इसमें आके सितारे मौजूद हैं। ओके, तो ये जो गैलेक्सी है या के सितारों का, स्टार्स का बहुत बड़ा झुरमुट है। अगर ये सितारों का बहुत बड़ा झुरमुट है तो हमारा जो सूरज है, हमारा जो सन है, तो वो भी एक स्टार ही तो है। तो हमारा स्टार कहाँ रहता है, हमारा जो सोलर सिस्टम है वह के कौन सी गैलेक्सी में रहता है, तो इसका आंसर है मिल्की वे। इसका नाम है आकाशगंगा। ओके, आकाशगंगा या फिर मिल्की वे आके गैलेक्सी का नाम है जहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम है, जहाँ पर हमारा सूरज है। ओके, देखो उसकी तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं। ये रहा, देखो ये हमारा सन है। ये हमारा सन कौन से गैलेक्सी में रहता है बोले तो मिल्की वे। मिल्की वे आके गैलेक्सी का नाम है जहाँ पर हमारा सन रहता है, जहाँ पर हमारा सोलर सिस्टम रहता है। ऐसा क्यों है बोले तो मिल्की वे ही क्यों नाम रखा गया है बोले तो क्योंकि दूध के जैसा सफ़ेद नज़र आ रहा है हमारी गैलेक्सी, जिसमें आके सन मौजूद है। ओके, तो हमने ये जो कॉन्स्टलेशन या फिर ये जो झुरमुट या फिर ये जो गैलेक्सीज हैं इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है यूनिवर्स के बारे में। यूनिवर्स कुछ भी नहीं है, यूनिवर्स आके कायनात को कहते हैं। और ये कायनात है क्या बोले तो लाखों कहकशाएँ। ओके, लाखों कहकशाएँ मतलब मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आके ये जो हमारा यूनिवर्स है, ये जो हमारा कायनात है, इसमें मौजूद हैं। ओके, हमने एक ही गैलेक्सी देखी थी, एक ही गैलेक्सी देखो इस तरह की थी, तो ये आके एक गैलेक्सी है। तो जब ये गैलेक्सी है तो इस तरह के कितने गैलेक्सी होना चाहिए, इस तरह के मिलियन गैलेक्सीज़ को जब जमा करते हैं तो हमारा यूनिवर्स बनता है। और यूनिवर्स के बारे में तो मैंने एक वीडियो भी बना दी है, अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेंगे। ओके, तो देखो ये इस तरह से है कुछ। सबसे बड़ा है यूनिवर्स, उसके बाद है गैलेक्सीज, उसके बाद है सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में आके आपको सब प्लैनेट्स, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाएंगी। ओके, देखो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है और आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस और बने, मैं आप लोगों की मदद और इसी तरह से करता रहूं, तो आप लोगों को करना क्या है, अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। भाई को सेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाके सेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।